हाँ भी दोस्तों, वॉइस ऑफ ईस्ट पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ कर रहे ने, उस घटनाक्रम के उत्ते सरकार वालों भी ये डेडलाइन डिक्लेयर की गई है कि 31 मार्च 2025 तक ये माओवादियों को खत्म कर दिता जाएगा। देश के विचों भारत मुक्त हो जाएगा माओवादियों तो उस प्रसंग दे विच जिहड़ी पिछले दिनों के विच घटनाक्रम वापरे ने, जिन्होंने मैं दोहराउणा नहीं चाहांगा, पिछलियां वीडियोज़ दे विच तुहाडे नाल साझे कर चुके हाँ। तो उस ते प्रतिकर्म करन वालियां विच काफ़ी जिहड़ा अगे हिमांशु कुमार जी तो इलावा सोनी सोरी दा नाम अजकल चर्चा दे विच है, उहदे उत्ते वख-वख उन्हां दे वल्लों दिते गए प्रतिकर्म तो बाद जिहड़ा भारत दा प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो काफ़ी जिहड़ा हैगा उन्होंने फिक्रमंदी हुई है तो उन्हें दोबारा उन्होंने नाल इंटरव्यूआं करनियां शुरू कीतियां ने, उन्हों का प्रतिकर्म जानना शुरू किया तो एक किस्म नाल इस तरह पेश किया है कि सोनी सोरी जिहड़ी हैगी आ वो माओवादियों की हमायत कर रही है तो सरकार जिहड़ा माहौल बना रही है उहदे विच एक तरह नाल ओह उड़िके ढा रही हैगी। इस तरह का विचार, इस तरह के सवाल जवाब उन्होंने नाल होए ने ते उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिता हैगा ते डिटेल दे विच गलबात कीती है। पर सोनी सोरी दा जिहड़ा संबंध हैगा हिमांशु कुमार जी नाल भी बहुत नेड़े दा रहा है। तो मैं चाहांगा आपां इन्हां तो ही पहला पक्ष कि उन्हां दी संखेप दे विच जीवन कहानी कि उन्हां दा पिछोकड़ की है, उन्हां दे विच एक इस्त्री होने के बावजूद हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा दोहरा मतलब जिन्होंने दाबा कहने आपां, उस हालत दे विच भी इन्नी बेवाकी दे नाल किवें टिप्पणियां कर रही है तो सरकार दी आवाज़ नूं जिहड़ी हैगी है उहदे मुकाबलतन अपनी आवाज़ जिहड़ी हैगी वो रख रही हैगी, अपनी जिंदगी की भी परवाह ना कीते हुए। तो इस पक्षों दो पक्षों दे विच आपां जानने की कोशिश करांगे। हिमांशु जी तुहाडा एक बारी फिर स्वागत है। तो दो गल्लां ते सानू जिहड़े साडे दर्शकां दे जां स्रोतिਆਂ ਨੂੰ जानकारी दिओ कि पहली तो उन्हां दी बैकग्राउंड की है जिहदे करके असीं मतलब समझदे हां कि उहदी जिहड़ी गड़कमी आवाज़ हैगी आ जां क्रांतिकारी वॉइस हैगी आ उहदे पिछे पिछोकड़ की है। तो दूसरा अज दीयां घटनावां बारे वो एक्चुअली की कहना चाहुंदे ने, तुहाडे मुताबिक तुहाडा एनालिसिस की है? ठीक है। तो सोनी सोरी का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले के गांव में हुआ। पालनार के पास एक गांव है बड़े वेड़मा, जी बड़े वेड़मा गांव में उनका जन्म हुआ। और सोनी सोरी की फैमिली एक पॉलिटिकल फैमिली है। सोनी सोरी के चाचा दंतेवाड़ा से सीपीआई के एमएलए रहे, उनका नाम नंदाराम सोरी, अभी उनकी कुछ महीने पहले डेथ हो गई, तो उनकी भतीजी है। इसके अलावा सोनी सोरी के जो फादर थे बेलाराम, उनके वो सरपंच रहे। और सोनी सोरी के बड़े भाई वो वहां के जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, जिसको ब्लॉक कमेटी बोलते हैं, ब्लॉक पंचायत, उसके अध्यक्ष रहे। और तो सोनी सोरी की जो पूरी फैमिली है वो पॉलिटिकली काफी एक्टिव और अवेयर है वहां पर। और सोनी सोरी की पढ़ाई वहां एक गांधीयन इंस्टीट्यूशन में हुई है। वहां एक आश्रम है, माता रुक्मिणी सेवा संस्थान, जो विनोबा भावे की मां के नाम पे चलता है, उसमें सोनी सोरी की पढ़ाई हुई। और मैं भी उस संगठन से, संस्था से जुड़ा हुआ था। तो सोनी सोरी जब पढ़ रही थी तब मैंने भी उसको पढ़ाया है। उस नाते वो मुझे अपना गुरु कहती है, गुरुजी कहती है आज भी। तो उसके बाद फिर मैंने एक अलग अपनी संस्था बना करके वहां काम किया। और सोनी सोरी पढ़ने के बाद फिर वो
सरकारी स्कूल में टीचर बन गई, फिर उसको हॉस्टल की भी वो इंचार्ज बन गई। तो एक पूरा, उसको आश्रम कहते हैं सर, वहां पर जहां पर हॉस्टल भी होता है और बच्चे पढ़ते भी हैं रहते भी हैं, उसको आश्रम कहा जाता है। तो वो आश्रम की अधीक्षिका, सुपरिंटेंडेंट बन गई सरकारी की जी। तो वो सरकारी टीचर बन गई और फिर शादी की उसने वहां। एक इंटर स्टेट एक तरह से मैरिज है। उनके हस्बैंड जो है वो महाराष्ट्र के थे और वहां आकर के उनका परिवार बिजनेस में था, तो उनके साथ शादी हुई। अनिल उनका नाम था, अनिल फुटाने। और उसके बाद फिर वो वहां पर इनके 3 बच्चे हुए और वहां ये काम कर रही थी। उसी दौरान सलवा जुलूम शुरू हुआ और सलवा जुलूम के दौरान फिर इनकी लाइफ में जो बाकी के आदिवासियों की लाइफ में दिक्कतें शुरू हुई, वो इनके साथ भी शुरू हुई कि एक तरफ सरकार का दबाव, एक तरफ माओवादी हैं और बीच में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो उनको साइड लेना है। तो सरकार कहती थी कि तुम, क्या हुआ कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरकारी जो बिल्डिंग्स थी उन पर कब्जा करना शुरू किया। जो स्कूल थे, स्कूल पक्के कंक्रीट के बने हुए थे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने, खासतौर से सीआरपीएफ ने, उसमें अपने बैरक्स बना लिए और वहां राइफलें चारों तरफ लगा करके और वहां रहने लगे। एक तरीके से बच्चों को ढाल बना लिया। यानी अब नक्सली अगर गोली मारेंगे तो बच्चों को लगेगी, इसलिए वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना डेरा लगा लिया, अड्डा बना लिया। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर गए। हमने कहा भाई बच्चों को ढाल नहीं बनाना चाहिए और इससे पढ़ाई नुकसान होती है। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने रहना शुरू करा तो फिर गांव वालों के साथ में लेकर के फिर माओवादियों ने उन बिल्डिंग्स को तोड़ा, स्कूल बिल्डिंग्स को तोड़ा। क्योंकि जब गांव में फोर्स आके रहने लगती है तो वो गांव वालों को भी परेशान करती है, महिलाओं से रेप करती है, सताती है, उनको परेशान करती है। तो गांव वाले भी नहीं चाहते थे कि फोर्स हमारे गांव में रहे, तो बिल्डिंग तोड़ देते थे कि फोर्स हमारे गांव में आके, क्योंकि अगर बिल्डिंग नहीं होगी तो फोर्स कहां रहेगी, तो बिल्डिंग तोड़ देते थे। तो बहुत सारे स्कूलों की बिल्डिंग तोड़ दी गई। तो सोनी सोरी के आश्रम में भी सिक्योरिटी फोर्स को आके रहना था। तो सोनी ने फिर जाकर के सरकार से बात की, सरकारी अधिकारियों से, कि अगर आप बचाना चाहते हैं बिल्डिंग को तो आप ये सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां ठहरने की इजाजत मत दीजिए और मैं नक्सलियों से भी बात करूंगी। और फिर सोनी ने नक्सलियों से भी बात की और उसने कहा कि इस बिल्डिंग में पुलिस नहीं आएगी, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं ठहरेंगे, ये मैं गारंटी देती हूं, इस बिल्डिंग को ना तोड़ा जाए। तो सोनी सोरी की बिल्डिंग को नक्सलियों ने नहीं तोड़वाया। तो उसको लेकर के फिर बाद में सोनी सोरी पर पुलिस ने इल्जाम लगाया कि तुम नक्सलियों के लिए काम करती हो, इसलिए तुम्हारी बिल्डिंग नहीं तोड़ी गई। यहां से थोड़ा झगड़ा शुरू हुआ और फिर सोनी सोरी ने, जो सलवा जुलूम के दौरान जिन आदिवासी परिवारों की हत्या कर दी गई थी, बच्चे अनाथ हो गए थे, सोनी सोरी उन बच्चों को लेकर के आई, फिर उन बच्चों को अपने आश्रम में रखकर पढ़ा रही थी। और उसी दौरान फिर सोनी सोरी पर सरकार ने अटैक किया। और पहले तो, ये कौन सा इलाका था? वही दंतेवाड़ा जिला, ओके, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला। और उसमें यह हुआ कि सोनी सोरी का जो भतीजा है लिंगा कोड़ोपी, सबसे पहले उसको पकड़ा गया और उसको पकड़ करके जबरदस्ती स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ बनाया गया और उसमें उसको वर्दी पहनाकर राइफल टंगवा के बाजार में घुमाया गया ताकि गांव वाले देख लें कि अब ये पुलिस से मिल गया है और ये वापस अपने गांव में न जा सके। क्योंकि गांव में पुलिस जाकर के लोगों को सता रही थी, मार रही थी, रेप कर रही थी। तो अगर कोई गांव वाला लड़का पुलिस के साथ वर्दी पहन के घूमता दिख जाएगा तो दोबारा फिर गांव आएगा तो गांव वाले उससे झगड़ा करेंगे कि तू तो हमारे ऊपर अत्याचार करने वालों के साथ मिल गया है। तो लिंगा कोड़ोपी को ऐसे किया पुलिस ने और 40 दिन तक लिंगा कोड़ोपी को, और ये जबरदस्ती किया,
40 दिन तक दंतेवाड़ा थाने में लिंगा कोड़ोपी को लैट्रीन में बंद करके रखा पुलिस ने। जहां सारे पुलिस वाले पेशाब करते हैं वहीं अखबार में दाल चावल डाल देते थे, खा यहां 40 दिन तक, और थोड़ा सा देते थे, पूरा पेट भी नहीं भरे उसका। ऐसे सताया उसको 40 दिन, और फिर वर्दी पहना के उसको बाजार में घुमाया ताकि लोग देख लें कि अब ये पुलिस के साथ है। वहां उस समय सोनी सोरी को ये खबर मिल गई कि लिंगा कोड़ोपी को ऐसे थाने के अंदर सताया जा रहा है, तो ये उसकी बुआ थी। तो ये वकीलों के पास गई, तो वकीलों ने कहा कि इस समय दंतेवाड़ा में पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है और कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, हिमांशु कुमार के पास जाइए। तो फिर सोनी बहुत साल के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद, फिर उस वक्त मेरे पास आई और उसने कहा कि गुरुजी इस तरह से मेरे भतीजे को थाने में बंद करके रखा हुआ है, और उसने एक वॉइस मैसेज भेजा था लिंगा ने कि मुझे ऐसे बंद करके रखा हुआ है, मुझे बचा लो बुआ, रो रहा था उसमें लिंगा कोड़ोपी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने सुधा भारद्वाज से बात की और हम लोगों ने एक पेटिशन हैबियस कॉर्पस हाई कोर्ट में फाइल करी लिंगा के बड़े भाई ने, और उसके बाद कोर्ट ने लिंगा कोड़ोपी को बुलाया कोर्ट में। एसपी ने यह बोल दिया लिंगा कोड़ोपी को कि अगर तूने कोर्ट में पुलिस के खिलाफ बयान दिया तो लौटते समय हम तुझे पकड़ लेंगे और तुझे मार देंगे, गोली मार देंगे। एनीवेज लिंगा ने कोर्ट में बोला कि मैं पुलिस के साथ नहीं काम करना चाहता, मैं अपने गांव जाना चाहता हूं। और लिंगा को यह पता था कि अब पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो लिंगा अपनी फैमिली के साथ नहीं आया, लिंगा अलग बस में बैठ के वापस आया। यही हुआ, रास्ते में फैमिली को पुलिस ने रोक लिया और लिंगा के बड़े भाई को अरेस्ट कर लिया। और क्या आरोप लगाया? तुम नक्सलियों के पैसे से कोर्ट जाते हो। अब ये क्या आरोप है? लेकिन उसके बड़े भाई को पकड़ लिया। तो लिंगा फिर मेरे पास आया और कहा कि मेरे भाई को पकड़ लिया। मैंने तुरंत सुधा भारद्वाज से बात की, वही वकील थी हाई कोर्ट पे हमारी। तो उन्होंने कहा कि तुरंत एक फैक्स कीजिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को। हमने रजिस्ट्रार को फैक्स किया कि जो पेटिशनर है, पेटिशनर को ही किडनैप कर लिया पुलिस ने। तो एनीवेज फिर अगले दिन छोड़ा गया फैक्स के बाद। उसके बाद फिर लिंगा गांव में गया तो गांव में पुलिस ने अटैक किया लिंगा को मारने के लिए। लिंगा के फादर को पकड़ के ले गए, गांव वालों को पकड़ के ले गए। लिंगा कहीं जंगल में छिपा हुआ था, नहीं पकड़ पाए। फिर हम लोगों ने लिखा पढ़ी करी, उसके फादर को छुड़वाया, फिर जाकर के लिंगा के गांव में छापा मारा लिंगा को मारने के लिए। तो फिर लिंगा मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा लिंगा तुझे ये पुलिस छोड़ेगी नहीं, तुम दिल्ली चले जाओ और वहां पर तुम पत्रकारिता की पढ़ाई कर लो, जर्नलिज्म का कोर्स करो। तो लिंगा को हमने दिल्ली भेज दिया। और उसी दौरान यहां छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में कल्लूरी थे एसएसपी। इन्होंने क्या किया कि पुलिस वालों को ले जाकर, सिक्योरिटी फोर्स के साथ जाकर के 3 गांव में आग लगा दी। तिमापुरम, मोरपल्ली और मोरपल्ली, तिमापुरम, ताड़मेटला। और 5 औरतों से रेप किया पुलिस वालों ने और 3 आदिवासियों का मर्डर किया। वो मामला मैंने उठाया और उसके बाद फिर उस मामले में स्वामी अग्निवेश गए तो स्वामी अग्निवेश पे पुलिस ने अटैक किया। पत्रकार गए, पत्रकारों पर अटैक हुआ। फिर सीबीआई की टीम गई तो सीबीआई की टीम पर अटैक किया पुलिस ने। और उसके बाद तो उस मामले में पत्रकारों को जाने नहीं दे रहे थे गांव में। तो लिंगा कोड़ोपी तब तक जर्नलिज्म की पढ़ाई कर चुका था और लिंगा कोड़ोपी फिर गया और उसने वीडियोस बनाए वहां पर, और वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिए। उसके बाद फिर लिंगा जब वापस गया बस्तर तो वहां के एसपी ने, अंकित गर्ग ने, एक फर्जी केस बनाया। और उसने क्या किया, पुलिस वाले ने फोन किया कि मैं माओवादियों, मैं लिंगा कोड़ोपी बोल रहा हूं और तुम जो है पैसा लेकर आ जाओ, माओवादियों ने मंगाया है। और वो जो ठेकेदार था जिसको फोन किया, उसने अपने बैंक से 15 लाख निकाले। पुलिस ने जाके उसके घर पे वो 15 लाख जब्त कर लिए और केस बनाया कि ये पैसा लिंगा कोड़ोपी और सोनी सोरी माओवादियों को देने वाले थे, जबकि वो पैसा ठेकेदार के घर से ही बरामद किया। सोनी और लिंगा को कोई लेना देना नहीं था उस मामले में। और उसके बाद वो
उस ठेकेदार को भी जेल में डाल दिया और लिंगा कोड़ोपी को भी उठा लिया और उठा करके एसपी के घर में ले जाके नंगा करके डंडे में तेल डुबोकर और मिर्च में डुबो के लिंगा के एनस में डाल दिया। लिंगा की इंटेस्टाइन फट गई और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया। और सोनी सोरी को भी ढूंढने के लिए पुलिस पार्टी गई। सोनी सोरी पुलिस से बचने के लिए जंगल में गई तो फायरिंग करी सोनी के ऊपर। सोनी सोरी बताती है मैं गड्ढे में छिप गई, मेरे ऊपर से गोलियां जा रही थी, फायरिंग करी कि सोनी मर जाए। तो सोनी ने मुझे जंगल से ही फोन किया कि क्या करूं, ऐसा हो रहा है। मैंने कहा दिल्ली आ जाओ, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हम बात करते हैं। तो सोनी फिर दिल्ली आई, वेश बदल के अलग अलग जंगलों के रास्ते से वो किसी तरह दिल्ली फिर पहुंच गई। और दिल्ली में फिर दिल्ली पुलिस ने पहले अरेस्ट किया और उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस आकर के सोनी सोरी को छत्तीसगढ़ ले गई। हम लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली कि सोनी सोरी को छत्तीसगढ़ जाने से रोकिए, वहां की पुलिस बदला लेगी सोनी सोरी से, आप दिल्ली में रख लो, दिल्ली में केस चला लो। लेकिन हाई कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, सारी पुलिस खराब नहीं होती है, हम पुलिस से रिपोर्ट मांगते रहेंगे और जाने दो। छत्तीसगढ़ ले गए सोनी को। छत्तीसगढ़ ले जाकर के सोनी सोरी दंतेवाड़ा थाने में थी, उसके साथ 2 लेडी कांस्टेबल भी थी। तभी रात में 11 बजे अंकित गर्ग जो एसपी था वो दारू पी के आया और उसने उन लेडी कांस्टेबल से कहा कि तुम लोग इस रूम से चले जाओ और यहां अभी जो होने वाला है अगर तुमने किसी से कहा तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो इस औरत का करूंगा। और उसके बाद उसने सोनी सोरी को नंगा किया और टेबल पे बैठ के सिगरेट पीता रहा और सिगरेट के बट सोनी सोरी के ब्रेस्ट पे फेंक के मारता रहा और बोलता रहा कि अदालत, सरकार सब मेरे ऑफिस से चलती है, मैं ही सरकार हूं, मैं ही पुलिस हूं, मैं ही कोर्ट हूं। और उसके बाद उस माँ बहन की गालियां देता रहा और कहता रहा तू माओवादियों के लिए वेश्यावृत्ति करती है और तुम्हारा संबंध नक्सलवादियों से है। फिर उसने कागज तैयार करवाया और उस पर लिखवाया कि अरुंधति रॉय, हिमांशु कुमार, अरुंधति रॉय, मेधा पाटकर, स्वामी अग्निवेश, ये सब अर्बन नक्सल नेटवर्क का हिस्सा है और हिमांशु कुमार नक्सल कमांडर है, इस पर साइन कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अच्छा। हाँ, तो सोनी ने कहा कि ये तो झूठ है, मैं तो साइन नहीं करूंगी। और मनीष कुंजाम का भी नाम लिखा था उसमें, तो उसने नहीं लिखा, सोनी साइन नहीं करे। तो फिर उसने कहा कि इसको बिजली के झटके दो। फिर सोनी को नीचे गिरा दिया उसी नंगी हालत में और फिर बिजली के तार लेकर के सोनी के पैर में बिजली के झटके दिए, उसका पूरा पैर नीचे से जल गया। उसके बाद फिर उसने सिपाहियों को बुलाया और बोला इसके साथ रेप करो और फिर बोला पत्थर लेके आओ और इसके अंदर ठूंस दो। तो सोनी की वेजाइना और रेक्टम में पत्थर ठूंस के डंडों से अंदर तक कर दिए। सोनी बेहोश हो गई। फिर सुबह उसको जगाया कि चलो कोर्ट जाना है, जाओ बाथरूम में जाके फ्रेश हो जाओ। वो बाथरूम गई तो गिरी तो वॉश बेसिन उसकी कमर में लगा, बहुत जो उसकी कमर चलने हालत में नहीं थी, उसी हालत में उसको उठा करके और बेहोशी की हालत में जीप में डाल के पुलिस की अदालत ले गए दंतेवाड़ा कोर्ट में। और वहां मजिस्ट्रेट ने सोनी को देखा भी नहीं, जबकि पुलिस रिमांड के बाद अगर जुडिशियल कस्टडी दी जाती है तो जो आरोपी है उसका मुआयना किया जाता है कि इसको टॉर्चर तो नहीं किया गया है। लेकिन मजिस्ट्रेट ने सोनी को देखा भी नहीं, उसी हालत में उसको जेल में डालने का ऑर्डर दे दिया। और जब पुलिस लेकर के सोनी को अदालत पहुंची, जेल पहुंची, तो जेलर ने लेने से मना कर दिया। जेलर ने कहा ये इस हालत में है कि ये मर जाएगी थोड़ी देर में और मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, मैं इसको नहीं लूंगा। फिर ये लोग हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में 1 आध घंटे ही उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ पाया था, तभी इन्होंने सारे ग्लूकोज वगैरह फेंक दिए पुलिस वालों ने निकाल के और सोनी को जबरदस्ती उठाया और बोले चल जेल, और जबरदस्ती उसको रायपुर जेल ले गए और वहां जेल के दरवाजे पे खड़ा करके पुलिस ने पीछे से ये और जेल थी, ये वही जेल पहले वाली रायपुर जेल। और पहले एक ने तो इनकार किया था ना, नहीं वही रायपुर जेल, वही। हाँ,
और इसको अंदर धकेल दिया, लात मार दी पीछे से और जेल के अंदर गिर गई और बोले अब तू यहीं मर, आ गए। उसके बाद सोनी ने वहीं से मुझे एक लेटर भेजा कि मेरा ये हालत है और मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं मर जाऊंगी, आप कुछ कीजिए। और गुरुजी करके उसने मुझे लिखा। तो वो लेटर लेकर के मैं कॉलिन गोंजाल्विस जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनके पास गया और उन्होंने एक केस हम लोगों ने दायर किया सुप्रीम कोर्ट में जिसमें गौतम नवलखा पेटिशनर थे। तो उस केस में फिर हमने ये एप्लीकेशन लगाई कि सोनी सोरी के साथ ऐसा हुआ है और उसकी तुरंत मेडिकल जांच कराई जाए छत्तीसगढ़ के बाहर। तो छत्तीसगढ़ के बाहर एनआरएस मेडिकल कॉलेज कोलकाता में वो जांच हुई, उसकी मेडिकल बोर्ड से उसका एग्जामिनेशन का ऑर्डर हुआ और उसमें फिर सोनी सोरी के बॉडी से वो पत्थर के टुकड़े निकले और वो पत्थर के टुकड़े सील करके मेडिकल कॉलेज ने सुप्रीम कोर्ट को डाक से भेज दिए। सारी सिक्योरिटी एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज डॉक्टरों के पीछे पड़ गई कि हमको रिपोर्ट दो, हमको ये सबूत दो। एनआईए और सीबीआई और छत्तीसगढ़ पुलिस सब डॉक्टर के ऊपर टूट के पड़े कि हमको रिपोर्ट दो। लेकिन डॉक्टरों ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सुप्रीम कोर्ट को ही रिपोर्ट जाएगी। फिर वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई। 23 दिन तक सरकार ने रिपोर्ट पहुंचने नहीं दी सुप्रीम कोर्ट। 23 दिन के बाद रिपोर्ट पहुंची, लेकिन जज थे अल्तमश कबीर और अल्तमश कबीर उस रिपोर्ट पे बैठ गए और पूरे 13 साल तक उस मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं होने दी। और 13 साल के बाद 22 अगस्त सन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई वजह बताए सोनी सोरी की वो जो टॉर्चर की पूरी शिकायत थी उसको उठा के फेंक दिया। और जिस एसपी ने, अंकित गर्ग ने ये सब किया, उसको राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार दिया। तो सोनी सोरी जब जेल में थी उसके बाद हम लोगों ने सोनी सोरी के एक के बाद एक लेटर जेल से आए और उसने बताया कि किस तरीके से मुझे जेल में नंगा करते हैं, मेरे प्राइवेट पार्ट्स को खोल के जांच करते हैं कि चिट्ठी तो नहीं बाहर ले जा रही है, मुझे बहुत बेइज्जत करते हैं, मेरे वीडियो बनाते हैं जेल में नंगा करके, फोटो खींचते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। वो सब हम कोर्ट को सौंपते गए और हम उसको पब्लिक भी करते गए। और उस समय मेरे सामने भी एक ये खतरा तो था कि विनायक सेन की तरह मुझे भी सरकार जेल में डाल सकती है कि आपके पास जेल में बंद माओवादी के पत्र कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही मामले में विनायक सेन को उम्र कैद दी गई थी। तो मैंने फिर कहा कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, सोनी सोरी के साथ जो हुआ है वो ज्यादा खतरनाक है। तो फिर मैंने वो पत्र सार्वजनिक किए, सुप्रीम कोर्ट को भी सौंप दिए और उसके बाद फिर सारी दुनिया में सोनी सोरी के पक्ष में एक कैंपेन बना। ब्रिटेन में, लंदन में प्रदर्शन हुए, अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हुए, इंडिया में बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, सब जगह सोनी के पक्ष में समर्थन में प्रदर्शन हुए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2.5 साल के बाद 2013 में सोनी सोरी और लिंगा कोड़ोपी को जमानत पर रिहा किया और उसके बाद सोनी सोरी और लिंगा कोड़ोपी वापस आए और फिर मानवाधिकारों का काम करने लगे आदिवासियों के। लेकिन उसी दौरान वहां का जो आईजी था कल्लूरी ने फिर से सोनी सोरी पर अटैक करवाया पुलिस वालों के द्वारा। और ये बात सोनी सोरी को हमले से पहले ही एक आदिवासी ने फोन करके बता दी कि थाने के अंदर आप पर अटैक करने की योजना बन रही है, कल्लूरी के आदेश पर पुलिस वाले आप पर आज रात को अटैक करेंगे, घर मत जाना। सोनी सोरी गई थी शालिनी गेरा को मिलने। शालिनी गेरा वकील थी हैं और वो वहां जगदलपुर में एक जैगलैक करके एक महिला वकीलों का समूह चला रही थी मानवाधिकार का। उनको वहां की पुलिस ने, कल्लूरी ने ही शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया था कि तुम लोग
ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हो, पुलिस के खिलाफ काम करते हो, तुम यहां नहीं रह सकते। तो वो लोग उस रात को जा रहे थे जगदलपुर छोड़ के। तो सोनी सोरी एक और लड़की के साथ मोटरसाइकिल पे उन लोगों से मिलने गई थी, जगदलपुर मिलने गई थी दंतेवाड़ा से। तो तभी सोनी के पास फोन आया कि अभी आप घर मत जाना, आपके ऊपर रास्ते में अटैक होगा। सोनी ने कहा नहीं, मैं नहीं डरती। तो पिंकी नाम की एक लड़की है, वो मोटरसाइकिल चला रही थी, सोनी पीछे बैठी थी। रास्ते में 3 लोगों ने इनकी मोटरसाइकिल को रोका और रोकने के बाद फिर अपने हाथ में वो एसिड, दस्ताने पहन के एसिड लगा के आए और सोनी सोरी के मुंह पे लगा दिया। उसके बाद सोनी सोरी का पूरा चेहरा जल गया, फफोले पड़ गए उसके, और फिर उसको दिल्ली में एडमिट कराया गया। दिल्ली में वो रही करीब 15-20 दिन, दिल्ली में अपोलो में एडमिट रही वो, बर्न वार्ड में, पूरा चेहरा जल गया था। उसके बाद फिर आई वो, और फिर वो अपने हिम्मत से मानवाधिकारों के काम में लग गई। तो तब से सोनी सोरी लगातार आदिवासियों के ह्यूमन राइट्स के इश्यूज, उनके जल जंगल जमीन के इश्यूज, उस पर सक्रिय हैं, आदिवासियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। बहुत सारे मामलों में उन्होंने आदिवासी महिलाओं की इज्जत बचाई है, बलात्कार से उनको बचाया है, बलात्कार पीड़ित महिलाओं के साथ उनको मदद दी है, कानूनी मदद। कुल कितना समय वहां जेल में रही थी, कौन से 2.5 साल? 2.5 साल, 11 से लेके 13 तक। ओके, 2.5 साल जेल में रही। ये और इनके भतीजे लिंगा कड़ोपी दोनों एक साथ ही जेल गए और एक साथ ही रिहा भी हुए। पहले तो जमानत पर रिहा हुए, उसके बाद फिर इनके ऊपर 7 केस लगाए गए थे। लिंगा कड़ोपी पर 4 केस, सोनी सोरी पर 7 केस, और 7 में ये बरी हो गई, बाइज्जत बरी हो गई। सोनी सोरी के पति को भी फर्जी मामले में पहले ही जेल में डाल दिया था और उन पर 4 केस लगाए, वो चारों में बरी हो गए। और जिस दिन उनको फाइनली रिहा किया जाना था, जेल में इतना मारा उनको कि जब वो जेल से बाहर आए तो कोमा में चले गए। फिर उनको लकवा मार गया और वो 1 महीने के अंदर मर गए। सोनी सोरी को उनके अंतिम संस्कार में भी जाने की इजाजत नहीं मिली, सोनी जेल में ही थी। तो सोनी सोरी के पति को मार दिया पुलिस ने। सोनी के ऊपर 7 फर्जी केस बना करके उनकी नौकरी खत चली गई, उनकी परिवार पूरा बिखर गया। और उसके बाद जब वो जेल से बाहर आई तो फिर चेहरा जला दिया। उसके बावजूद सोनी सोरी डरी नहीं है। सोनी सोरी आज भी बस्तर के आदिवासियों के मुद्दों पर काम करती हैं, लड़ती हैं, अदालत में, जनता के बीच, सार्वजनिक मंचों पर, दुनिया भर, सारे भारत में वो जाती हैं। उनको पूरे भारत में बुलाया जाता है। प्रोग्रेसिव जो भी लोग हैं उनको आदिवासियों के मुद्दों पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। उनको फ्रंटलाइन डिफेंडर नाम का जो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इनको एक अवार्ड भी दिया, इंटरनेशनल अवार्ड दिया है। तो उसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स इनको फिर मिले हैं। और आज भी सोनी सोरी किसी संगठन से भी संबंधित रही है? ये अभी तो किसी संगठन में नहीं है, लेकिन उस वक्त बीच में जब ये जेल से निकली थी, कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी में रही। इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और अच्छी संख्या में वोट भी मिले थे, समर्थन मिला था इनको। और उसके बाद फिर इन्होंने 2019 में आम आदमी पार्टी छोड़ दी, यानी 6 साल हो गए, 6 साल पहले छोड़ दी थी आम आदमी पार्टी। तब से ये स्वतंत्र रूप से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रही है, किसी पार्टी में नहीं है अभी। तो अभी जो रिसेंट घटनाक्रम हुआ है, इसमें भी उसका प्रतिक्रम जो आया था और उसके जवाब में जो डिफरेंट पत्रकार हैं उन्होंने दोबारा भी उससे चर्चा की है। ये सारे घटनाक्रम के बारे में उसका जो रोल है, जो ये रख रही है कि आदिवासियों को सरकार ने नहीं पूछा। ये माओइस्ट और सरकार दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जब माओइस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी है, उसके भी 2 धड़े बन गए हैं। उसका कोई एक विचार नहीं बना था। उनको इकट्ठे बस्तर के लोगों के, आदिवासियों की लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या चाहती है? जी, मैंने वो देखा इंटरव्यू और बिल्कुल जायज बात है। सोनी सोरी का जो कहना है कि जो बस्तर के आदिवासी हैं वो लगातार सोनी के संपर्क में हैं और वो डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये क्या पुलिस के साथ मिलकर हम पर हमला तो नहीं करेंगे दोबारा,
एक डर उनको ये है, फिर एक डर ये है कि ये लोग जो वापस जाएंगे जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है, और जो माओवादी अभी जंगल में हैं, जो पार्टी में हैं, वो लोग इनके ऊपर अटैक तो नहीं करेंगे, इनकी जान उनकी वजह से तो खतरे में नहीं आ जाएगी। तो ये सारे डर अभी आदिवासियों के दिलों में हैं, जिसके बारे में सोनी सोरी बात कर रही है। और वो बहुत जायज सवाल उठा रही है कि आत्मसमर्पण करने से पहले आप जिन आदिवासियों के साथ मिलकर जल जंगल जमीन की लड़ाई में आदिवासियों का साथ दे रहे थे, उनसे आपको बात करनी चाहिए थी कि हम लोग इस तरीके से हथियार सरकार को सौंपने जा रहे हैं, आपका इसमें क्या कहना है। और सोनी का कहना है अगर आपने बात की थी तो उसका कोई वीडियो फोटो आपके पास होगा, वो दिखाइए कि आपने जनता से बात की थी। आपने लेकिन जनता से बात नहीं की और आदिवासियों से बात किए बिना आपने ये फैसला ले लिया। ये सोनी सोरी ने एक मुद्दा उठाया है जो जायज भी लगता है। एक और क्वेश्चन वो कह रही है कि ये रुपेश तो बोल रहा है कि हमारी 3 मांगे मानी गई हैं, वो जो आदिवासी बचाओ मंच है उसके बैनर हटाया जाएगा, मूलवासी बचाओ मंच, मूलवासी, और दूसरा है कि हम डीआरजी में भर्ती होने की कोई कंडीशन नहीं होगी, और जेलों में बंद जो लोग हैं उनके केस विचारे जाएंगे, उसकी कोशिश करेगी सरकार। वो कहती है कि सरकार की तरफ से तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, इसके बारे में क्या कहना है? ये बात सच है कि सरकार ने अभी कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि रुपेश ने जो मांगे रखी हैं उसको सरकार मान रही है। इस तरह का कोई ऑफिशियल कमिटमेंट तो नहीं आया है। ये बात तो सोनी की ठीक है, बिल्कुल। तो अब एक उनकी वीडियो सुनकर जिस तरह वो बड़ी बेबाकी से उसने आवाज उठाई है, एक इस किस्म का मतलब खतरा, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में भी सवाल किया था कि आपको डर नहीं लगता, तो उसको इतना बड़ा वो रिस्क ले रही है, जबकि बहुत ज्यादा गिनती में जो इंटेलेक्चुअल हैं वो किनारा कर रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं, टेरराइज किया हुआ है इसने बीजेपी सरकार ने, और बिल्कुल एक किस्म का वो फासिस्ट माहौल जो क्रिएट किया हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में मुझे ये कहना है कि जमीनी कार्यकर्ता और शहरी मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल में ये फर्क है। ओके। हाँ, शहरी मिडिल क्लास जो इंटेलेक्चुअल है, जो अपने आप को आदिवासियों का हिमायती समर्थक होने की बात क्लेम करता है, उसके पास ये एक जिसको कहते हैं एक विलासिता, एक इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक लग्जरी है। उसके पास एक अर्बन जो मिडिल क्लास एक शहरी इंटेलेक्चुअल है, उसके पास ये लग्जरी है कि वो चाहे तो बोले चाहे तो ना बोले। लेकिन एक ग्राउंडेड आदिवासी जो महिला है, जो नेता है, उसको तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। जो ग्राउंड जीरो पर खड़ा है, उसके तो जीवन मरण का सवाल है, उसकी तो अपनी कम्युनिटी के भविष्य वर्तमान सबका सवाल है। उसको तो पोजीशन लेनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। वो सरकार से भी लड़ेगी, माओवादियों से भी लड़ेगी, जिससे लड़ना होगा वो लड़ेगी। वो जनता की प्रतिनिधि है, वो जनता ही है, सोनी सोरी जनता ही है, तो वो तो लड़ेगी। वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगी, जल जंगल जमीन के लिए लड़ेगी। इंटेलेक्चुअल का क्या है, एक किताब लिख देगा, एक आर्टिकल लिख देगा, नहीं भी लिखेगा, अमेरिका घूमने चला जाएगा, 6 महीने तक कुछ नहीं लिखेगा। लेकिन सोनी के साथ ये लग्जरी थोड़ी है, उसको तो हर रोज वहीं जीना है, वहीं मरना है। तो वो बोलेगी ही बोलेगी। इसलिए उसको, और मुझे नहीं लगता कि सरकार की इतनी हिम्मत है कि वो सोनी सोरी जैसी आदिवासियों की जो आवाज है उसके ऊपर अटैक कर सकती है आराम से। हालांकि ये फासिस्ट लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनको अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सोनी सोरी जैसी इंटरनेशनल फिगर जो आज सारी दुनिया में सोनी सोरी की इज्जत है, वो बस्तर की जनता की आवाज मानी जाती हैं और बस्तर के लोग उनको अपनी मां की तरह मानते हैं। ऐसी एक महिला को अगर सरकार इस समय कोई दमन करेगी कि ये कोई किसी तरह का इल्जाम लगा के कि तुम माओवादियों के समर्थन में बोल रहे हो, ये तो सरकार के लिए ये आत्महत्या होगी और
सोनी सोरी जो बोल रही है वो बिल्कुल ग्राउंड की सच्चाई बोल रही है। वो ना माओवादियों का समर्थन है ना सरकार का विरोध है, वो बिल्कुल ग्राउंड की सच्चाई बोल रही है। उसके लोग जो फेस कर रहे हैं वो बोल रही है। उसको लेकर सोनी को अगर कोई किसी तरह का अटैक किया जाता है तो ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी चूक होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। सोनी वहां की एक लेजिटिमेट आवाज है और जनता की आवाज है। वो जो बात कर रही है कि यहाँ से फिर अगर सरकार चाहती है कि हम माओवादियों को खत्म कर देंगे, खत्म करने के बाद फिर यहाँ शांति होनी चाहिए, क्या पुलिस की जो कैंप्स हैं वो हटा दिए जाएंगे? क्या मतलब वो आदिवासियों को जो सलवा जुडम के दौरान डिस्प्लेस किया गया था, क्या उनको वापस घरों में पहुंचाया जाएगा? क्या उसके लिए घर बनवा कर दिए जाएंगे? तो एक तरह से वो ऐसा मतलब पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट सी दे रही है। एक तरफ तो उसको ऐसे लग रहा है कि सरकार ये कुछ नहीं करेगी, पर दूसरी तरफ वो मांग भी कर रही है। नहीं, मांग नहीं कर रही, क्या समझे? मांग नहीं कर रही। वो कॉन्ट्राडिक्शंस इस पूरे सिचुएशन में, जो झूठ है, जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसको हाईलाइट कर रही है। वो ये कह रही हैं कि सरकार ये कह रही है कि 31 मार्च तक, अमित शाह ने कहा 31 मार्च तक माओवाद बस्तर से खत्म हो जाएगा। वो कह रही ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हो जाएगा। उसके बाद बस्तर से तुम सिपाही हटा लोगे। ये पैराडॉक्स है, क्योंकि अमित शाह वहां से सिपाही नहीं हटाने वाला अगले 10 साल भी। क्यों? क्योंकि सवाल माओवाद का है ही नहीं। बस्तर में फौजों की तैनाती माओवादियों को खत्म करने के लिए नहीं, वहां की जल जंगल जमीन को लूटने के लिए करी गई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस्तर में ही सिपाहियों को तैनात किया गया है, सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। जहां कहीं भी जल जंगल जमीन है, जहां खनिज हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, जहां सरकार को जमीन, जल जंगल जमीन पे कब्जा होता है, वहां वो फौजों को बिठा देती है, सिपाही भेज देती है। अभी पिछले दिनों आपने नहीं देखा कैसे खनौरी बॉर्डर पे सीआरपीएफ गांव में, खेतों में फैल गई थी? क्योंकि अभी जिस तरीके से मैदानी इलाकों में भी अडानी अंबानी के लिए जमीनों को हड़पने की मुहिम बीजेपी सरकार चला रही है, वहां भी सिपाही भेजे जा रहे हैं। तो बस्तर में भी सिपाहियों की तैनाती जो हुई है, वो माओवादियों के तथाकथित खात्मे के बाद, जो एक 31 मार्च को एक खात्मे की एक डेडलाइन दी गई है, उसके बाद क्या अमित शाह ये फौजों को वापस कर लेंगे? ये एक बहुत सीरियस सवाल है और पूरे देश को पूछना चाहिए कि अच्छा ठीक है, हमने मान लिया 31 मार्च 26 को माओवाद खत्म हो गया, तो अब सिपाहियों को वापस बुला लो, अब आदिवासियों को शांति से जीने दो। लेकिन आप देखेंगे असली अशांति तो उसके बाद शुरू होगी। आदिवासियों को जेलों में डालना, मारना, एक्टिविस्टों को मारना, ये सब तो 31 मार्च के बाद शुरू होगा। क्योंकि जमीनों पर कब्जा करने का जो अमित शाह का एजेंडा है, असली एजेंडा, उस पर तो अमित शाह उसके बाद शुरुआत करेगा ना। और फिर मोदी और अमित शाह बार बार कहते हैं कि हम तो शहरों में रहने वाले जो अर्बन नक्सल हैं उन पर अगला अटैक करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो भी आपकी जल जंगल जमीन की लूट, कॉर्पोरेटीकरण, आपका पूंजीवाद, इस पर सवाल उठाएगा, आर्टिकल लिखेगा, कोई डॉक्यूमेंट्री बना देगा, आप उसको भी जेल में डाल दोगे। तो आपका टारगेट माओवादी नहीं है, आपका टारगेट है पूंजीपतियों के लूट पर सवाल उठाने वाला हर व्यक्ति सरकार का दुश्मन है, और उसको सरकार माओवादी, अर्बन नक्सल कह के अटैक करेगी, जेल में डाल देगी। ये सरकार का एजेंडा है। तो यही बात सोनी सोरी उठा रही है कि क्या आप 31 मार्च के बाद फोर्सेस हटा लोगे, दमन बंद कर दोगे, लोगों को वापस घरों में रहने दोगे, शांति से रहने दोगे, आदिवासियों को नहीं रहने दोगे? असली अशांति तो तुम तब मचाओगे। अच्छा, एक बात ये है, ये जैसा चैलेंज वो सरकार को कर रही है, तो जैसी उनकी बड़ी बोल्ड जो आवाज है, वॉइस है, वो उठा रही है, इसका
आदिवासियों में जो दहशत फैलाई जा रही है सरकार की तरफ से, एक तो वो, क्या उस पे कोई इम्पैक्ट हो रहा है जहां इन दिनों में आपने वॉच किया हो, जहां आपका क्या निर्णय है? दूसरा, क्या जो लिमिटेड रूप में ही सही जो कुछ प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो उनके साथ खड़े होंगे सोनी सोरी के, जिस तरह की रिस्क लेकर वो इतना बोल रही है, जहां अपनी आवाज बुलंद कर रही है, या आप भी उसके साथ शामिल हैं? यू आर ऑल्सो गोइंग टू मीट द सेम फेट, आई थिंक सो। हाँ बिल्कुल, तो सोनी सोरी को देश और दुनिया में बहुत सपोर्ट है, और सोनी सोरी की जो एक सेन वॉइस है, जो उनकी एक जायज वॉइस है, उसको बहुत समर्थन है, और सब उनके सही निर्णय का समर्थन भी करते हैं। और इस वक्त भी उन्होंने जो ये स्टैंड लिया है, उनको व्यापक समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल सही बात बोल रही हैं वो। और बस्तर के लोग तो उनके साथ हैं ही, क्योंकि वो बस्तर के लोगों की बात कर रही हैं कि ठीक है, आपने माओवाद खत्म किया, ओके, अब सिपाही वापस बुलाओ, हमको शांति से जीने दो, हमारे जल जंगल जमीन को लूटो मत। तो ये वो कह रही हैं, और यही उनको कहना भी चाहिए, और हम सब उनके साथ हैं। और सोनी डरने वाली नहीं है। सोनी के साथ मैं पिछले अनेकों वर्षों से काम कर रहा हूं, मैंने देखा है इस लेडी के पास बिल्कुल डर नहीं है। ये आधी आधी रात को जंगलों में लोगों के बीच में बिना डरे, पुलिस से डरे बिना, जबकि इनके ऊपर इतना टॉर्चर कर चुकी है पुलिस, उसके बावजूद ये डरती नहीं है। इसके नजदीक डर नहीं है, ये एकदम लौ महिला है, लोहे की बनी हुई है। तो हम उनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, उनको उनका साथ भी हम हैं, और वो जो कह रही हैं हमें उस पूरा सपोर्ट है उनको, और बस्तर के लोगों का भी पूरा सपोर्ट है उनको। तो इस समय इस बड़ी नाजुक सिचुएशन है जो, इसमें बाकी बुद्धिजीवियों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूं, देखिए कि देश में जो हालत है उसको बदलने के लिए काम करो। लोग बहुत तकलीफ में हैं, मजदूरों की हालत खराब है, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। 8 घंटे की जो शिफ्ट उनकी लंबी लड़ाई के बाद उनको मिली थी, खत्म कर दी गई है। आज 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, 12 घंटे की शिफ्ट कर दी गई है, कोई ओवर टाइम नहीं, हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी गई है। कोई मजदूर अपना इलाज कराने नहीं जा सकता, अगर इलाज कराने जाएगा तो उसकी मजदूरी कट जाएगी, दिहाड़ी कट जाएगी। वो अपनी बीबी को लेके हॉस्पिटल नहीं जा सकता, वो अपने बच्चों के स्कूल नहीं जा सकता, उसको एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। और इसके अलावा मिनिमम वेजेस खत्म कर दिए गए हैं। इसके अलावा आदिवासियों की हालत खराब है, उनके जल जंगल जमीन को भयानक तरीके से लूटा जा रहा है। इसके अलावा छात्रों की जो हालत है, उनकी शिक्षा महंगी कर दी गई है। आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता है, ज्यादातर शिक्षा प्राइवेट कर दी गई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स घटाई जा रही हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं उनकी फीस बढ़ती जा रही है। तो जो बच्चे पहले सरकारी कॉलेजेस में कम फीस में पढ़ लेते थे, उनकी भी फीस बढ़ गई है। सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की फीस, जेएनयू की सीटें घटा दी गई हैं। तो पूरे महिलाओं के ऊपर लगातार बलात्कार हो रहे हैं, और बीजेपी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो उनको बचाया जा रहा है। तो पूरे देश में महिला असुरक्षित महसूस कर रही है, मजदूर बुरी हालत में है, किसान जगह जगह एजिटेटेड हैं, वो अपने जमीन बचाने, अपनी फसल बचाने, अपनी किसानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज में डूबते जा रहे हैं। और सरकार लगातार ऐसी पॉलिसीज ला रही हैं कि किसान बर्बाद हो जाए, और आखिर में अडानी अंबानी पूरी खेती पर कब्जा कर ले। इस दिशा में सरकार जा रही है। तो किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं सब बहुत बुरी हालत में है। ऐसे में इंटेलेक्चुअल्स को इन चीजों पर बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए, जनता को संगठित करना चाहिए, देश को इस हालत से निकालने के लिए काम करना चाहिए। अपने घरों में बैठ करके चुपचाप अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ करके पॉलिटिकल डिस्कशन करने से देश नहीं बदलेगा। सड़कों पे उतरिए, जनता के बीच में जाइए, और लोगों को इस बुरी हालत से निकालने में अपनी योगदान दीजिए। आपको मौका मिला, आप प्रिविलेज थे कि आप पढ़ पाए, आप किसी अच्छी जगह पहुंच पाए, आप आज बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी सब आती है। आप उस भाषा का इस्तेमाल कीजिए, आप बोलिए,
यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी। दोस्तों, ये सी गांधीवादी वैल नोन हस्ती है जो हिमांशु कुमार जी, जिन्हां दा उन्हां नाल बड़ा नेड़ला रिश्ता भी है, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਡਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਡਲੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੌਇਸ ਆਫ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।